मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। सर्फ एक्सेल सख्ता दूर नली बदबू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून की बात और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अली ग्रेट न्यूज़ पे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस जिन के हवाले से, उस जिन्नात के हवाले से जो कराची और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा सर उठा के घूमता फिर रहा है। सबसे पहले हम तारुफ करवाएंगे अपने मेहमान से, आपके सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे आज़म मेमन साहब मौजूद है। आज़म मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज़म मेमन साहब से हम बात करेंगे नाज़रीन उस जिन के बारे में, कोई जिन जो बेकाबू हुआ हुआ इस टाइम, यानी कि स्ट्रीट क्राइम का। उसके हवाले से एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो कि अभी रिसेंटली कराची में आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वाक़या हुआ है। एक यूट्यूब ब्लॉगर किस तरह से रो रहा है, गिड़गड़ा रहा है, किस तरह से वो इल्तिजाएं कर रहा है, उसके हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची वाले क्यों नहीं करते यार, कैसे करें? 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान। हम लोग आते हैं, छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम राशिद मिनास रोड पे खड़े हैं, जैसे आप लकी वन से आगे जाते हैं सोराब कोर्ट की तरफ, तो हम ये यहाँ पर आपको पीछे नज़र आ रहा है फूड कोर्ट, इसकी कवरेज के लिए आए हुए थे। इसकी कवरेज के लिए हम आए हुए थे और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा सामान था जो कवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें कैमरे भी थे, माइक भी थे, 2 कैमरे थे। तो वो गाड़ियों पर 4 मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने यहाँ पर आके छीना झपटी की असले के ज़ोर पर, और उसी वक्त यहाँ से मोबाइल भी गुजरी थी, उनको भी आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मोबाइल में सुनी नहीं हमारी बात। और यहाँ से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि एक और चैनल कवरेज के लिए जो आया हुआ था, इनका भी कैमरा चले गया है। तो इस वक्त यानी मेरी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई है इस वक्त। मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से पैसे बनते हैं यार, बहुत मेहनत करी थी, 2 साल मेहनत करने के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आपने एक वीडियो देखी जिसमें एक यूट्यूबर जो है किस तरह से तड़प रहा है, चीख रहा है, शोर मचा रहा है, जिसमें वो दुहाइयाँ दे रहा है कि जी उससे 5 से 6 लाख रुपए जो है स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल्स आए और लूट के चले गए, किस तरह से छीन के चले गए। ये उस जिनका नाम है स्ट्रीट क्राइम, जो कि कराची और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर उठा चुका है। और कराची का इस टाइम हाल ये है कि अभी तक डाटा इस टाइम ये कह रहा है कि रवा महीने में अब तक 3 से 4 हज़ार मोबाइल फ़ोन छिन चुके हैं, यानी कि वो मोबाइल छिन के जा कर रहे हैं। ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो मेहमान हैं आज़म मेमन साहब, इनसे बात करेंगे। आज़म मेमन साहब, स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है, कानून क्या कर रहा है इसके हवाले से? शुक्रिया जुनैद। कानून किताब मौजूद है, हमारी पुलिस भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर अच्छा काम कर रही है पुलिस भी। लेकिन बात है कि ऐसे ऐसे जो नौजवान जो तबका आया है, नए नए लड़के हैं, तो उनको समझने में वो थोड़ी तो मुश्किलात हो रही है पुलिस को, एजेंसियों को। नए नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जितने भी थे जो स्ट्रीट क्राइम जो पहले करते थे अब वो करवाने लगे हैं। तो पहले वो नज़रों में थे, तो पुलिस की नज़रों में जब उनके ऊपर नज़रें पड़ गई तो अब उन्होंने अपने डेरे जमा के रखे, उन्होंने नए नए लड़के भर्ती किए हैं। तो अब ये करवा रहे हैं ऐसे लड़कों से जो बिल्कुल घरों में जो नाफरमान औलाद हैं, नाकारा लड़के, चरसी मवाली, या जो क्या कहते हैं उसको, जो बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। या बेरोजगार कहेंगे या आप कहेंगे बिल्कुल फारिग बैठे हुए, या जो नशे में के आदी हैं, नशे की लत में सवार हैं। इसमें मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे नशे की लत के ही लोग जो हैं वो इस टाइम इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी रिसेंटली मैं भी आपको वाक़या सुनाऊँ कि अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है कुछ डकैतों को लोगों ने पकड़ा। अच्छा, जब पकड़ने के बाद लोग उसको सामने लेके आए तो वो जस्ट जो हैं वो ड्रग एडिक्टेड थे। तो बिल्कुल सही फरमाया आज़म साहब। तो आज़म साहब, इसके हवाले से बताइए कानून क्या इसमें जो है कहता है, कानून की क्या क्या शिकें हैं और क्या क्या कानून के इसमें आर्टिकल्स हैं? जहाँ तक जो नशे का मामला है वो एक नारकोटिक्स है। नारकोटिक्स का भी पाकिस्तान के अंदर लॉ मौजूद है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट
ये बना था 1994 1994 में। ये अभी भी मौजूद है। इसके ऊपर अदालतें भी काम कर रही हैं, माशाल्लाह महकमे भी हैं, हमारा एंटी नार्कोटिक फोर्स है वो भी काम कर रहा है। सर, कानून क्या कहता है? कानून किस तरह से आवाम को रिलीफ देता है इन सब चीज़ों से, या अगर हम किसी को पकड़ लेते हैं तो कानून क्या हमारी हेल्प करता है, इस बारे में ज़रा ये बताइएगा। हाँ जी, शुक्रिया। माशाल्लाह ये बड़ा बेहतरीन सवाल है कि कानून तो सिर्फ ऐसे लोगों को सजा देता है, कानून जेलों में डाल देता है, लेकिन जो इनके पीछे जो यार दोस्त जो मुल्ज़मान हैं, इनके पीछे यार दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, या घर के कुछ और अफराद आ रहे हैं, तो वो आते ही रोना पीटना शुरू करते हैं, हमारा बेकसूर है, बेगुनाह है, ये चीज़ें हैं। कुछ कानूनी खामियों की वजह से फिर वो जमानतों पे आके छूट जाते हैं। जब जमानतों पे छूट कर आते हैं, रिहा होके आते हैं जमानतों ऊपर, फिर वही उसी क्राइम के दुनिया में फिर वो आके घुल मिल जाते हैं, फिर वो दोबारा आके रिपीट करते हैं। तो कानून मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाए, कुछ कानून सख्त हो जाए, अगर ये सजाएं हो जाए, इनको कानून के मुताबिक इनको सजाएं, इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। अभी क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हुई, इंशाअल्लाह इसके बारे में और भी हम बातचीत करेंगे। आज़म मेमन साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। सर्फ एक्सेल सख्ता दूध नाली तरबूज। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून की बात, और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। हमारे साथ जो है सीनियर एडवोकेट पर्सन जो है मौजूद हैं इस टाइम, आज़म मेमन साहब। जी आज़म मेमन साहब, आप बात कर रहे थे कि हमें सज़ाओं को कुछ सख्त करना पड़ेगा, हमें कुछ और ज़्यादा जो है कुछ सज़ाएं बढ़ाना पड़ेंगी, हमें कानून में सख्ती लाना पड़ेगी स्टेट क्राइम्स के हवाले से। तो ज़रा इसके बारे में डिटेल कीजिएगा। शुक्रिया जुनैद। अगर ये हम कानून सख्त नहीं करेंगे तो ये जराइम बढ़ते जाएंगे, जराइम बढ़ते जाएंगे, तो उसका जो नुकसान है वो सीधा सीधा पब्लिक को होता है। जी बिल्कुल। हाँ, सीधा सीधा पब्लिक को नुकसान होता है। और अगर सजा नहीं मिलती, मुल्ज़िम को सजा नहीं मिलती, तो ये सीधा यूं समझे कि ये सीधी पब्लिक को सजा है। पब्लिक को, ये जिसके साथ डकैती होती है वो सजा से कम नहीं होती। उसका बेचारा आता है, वो जाता है रास्ते में, कहीं से बैंक से पैसे निकाले, कुछ तनख्वाह के पैसे होते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए जो है लेके जाता है, तो रास्ते में लोग आते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल आते हैं, वो आके लूट के चले जाते हैं। जब उनको सजा नहीं मिलती, मुल्ज़िम को तो सजा नहीं मिलती, ऑन द स्पॉट जो बंदा शिकार होता है, जिसके साथ डकैती होती है, वो सबसे पहले सजा तो उसको मिल जाती है। सबसे पहले मुल्ज़िम को सजा, जब केस साबित हो, पकड़ा जाए, साबित हो, तब जाके सजा मिलती है। अमूमन प्रोसिक्यूशन जितने भी लोग हैं, प्रोसिक्यूशन पुलिस जितने लोगों को पकड़ती है, अमूमन वो केस जो है वो कमजोर बना के अदालतों में पेश करती है। उस कमजोरी का जो फायदा है, उस कमजोरी का फायदा मुल्ज़िम को मिलता है, और मुल्ज़िम को सजा नहीं मिलती, इनको जमानतें मिल जाती हैं। जब वो बाहर आ जाता है, जेल से बाहर जमानत पे आता है, या बरी होकर बाहर आ जाता है, जेल से बाहर निकलता है, तो आता है दोबारा आके उसी धंधे पे शुरू हो जाता है, फिर वही लूट मार कर देता है। तो इसमें मुल्ज़िम को तो सजा हुई नहीं, ये सीधी सीधी अवाम को सजा है। जब तक ये सजाएं नहीं बढ़ेंगी और जजेस हजरात जब तक इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, तो ये क्राइम जो है वो, मुझे नहीं लगता ये क्राइम खत्म होगा। अच्छा आज़म, में ये बताइएगा थोड़ा सा, ये इसके बारे में डिटेल कीजिएगा कि कौन कौन सी सज़ाएं अब तक हमारी यहाँ जो है वो हमारे पीपीसी के जो कानून है उसमें ये शामिल हैं, और क्या क्या सज़ाएं हैं अब तक जिस पे अमल दरामद हुआ है? सज़ाएं तो जेल में खाली एक तो सज़ा है जेल में, मुल्ज़िम को पकड़ में जेल में रख लेते हैं,
ठीक है, उसके अंदर भी जो है वहां पर जो कैदियों को वहां पर नरमी मिल जाती है, वहां पर भी अगर कोई उनको कैदियों को सख्ती मिले तो शायद कोई जराइम के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। तो इसमें हमारी ये बताएं कि अभी जो हमारे अब तक जो आपका कैरियर है माशाल्लाह एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है आपका वकालत के हवाले से और हाई कोर्ट के हवाले से, जो पीनल कोर्ट्स होते हैं उसके हवाले से। तो ये बताइएगा कि क्या अब तक आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या दी गई डकैत को, या जिसने डकैती की और लोगों को नुकसान पहुँचाया तो उसको अब तक सबसे बड़ी सज़ा क्या दी गई? मगर इसका जवाब जो हम ब्रेक के बाद लेंगे आपसे नाज़रीन, मगर इसका जवाब जो हम ब्रेक के बाद लेंगे आपसे, थोड़ा सा टाइम चाहेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। सर्फ एक्सेल सख्ता दूर नली तरबूज। वेलकम बैक नाज़रीन। जी ना आज़म भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया था छोटा सा भी कि सबसे बड़ी सज़ा अब तक क्या दी गई है और क्या क्या सज़ाएं हमारे पास हैं मौजूद जो हमारे पीपीसी के मतलब कानून में शामिल हैं। ऐसे केसों में, डकैती और रॉबरी के केसों में सजाएं मौजूद हैं। 7 साल भी सजाएं मुलजमान को मिली है, 10 साल भी मिली है। अगर कोई दौरान डकैती अगर कोई मुलजम कत्ल कर देता है तो ऐसे केसों में सजाए मौत की भी सजा हुई है, ऐसे केसों में उम्र कैद भी सजा हुई है और साथ साथ अदालतों ने जुर्माना भी उनके ऊपर डाल दिया है। तो ये किस्में हैं सजाओं की। अच्छा ये बताइएगा आदम साहब, एक थोड़ा सा मैं आपसे और पूछना चाहूँगा चीज़ के आपने बोला सज़ाएं मौजूद हैं। अच्छा, जो शख्स जिसके साथ डकैती होती है, बाज़ औक़ात वो लोग पहचाने भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, जब शनाख्त के लिए बुलाया जाता है तो लोग इस डर से जो है उसको मतलब ओन नहीं करते या उसको पहचानते नहीं है, शनाख्त नहीं करते कि जी हमें थ्रेड मिल जाएगा, हमारे घर पे जो है डकैत आना शुरू हो जाएंगे, या उनकी जो है बिलोंगिंग जो है यानी कि जो लोग हैं उनके आना शुरू हो जाएंगे, थ्रेड करना शुरू कर देंगे, धमकाना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद से कानून कितना साथ देता है उस शख्स का जो कि शनाख्त करता है या मुद्दई बनता है? इसके लिए प्रोटेक्शन मौजूद है। गवाहों के लिए भी, मुद्दइयों के लिए भी प्रोटेक्शन कानून में मौजूद है। ये जिम्मेदारी है स्टेट की जिम्मेदारी है। अब स्टेट डायरेक्ट तो कोई चीफ मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं देता, लेकिन मुतल्लिका थाना ये होती है थाने के थ्रू। मुतल्लिका थाना, आप वहां पर अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको थ्रेट्स हो, मुतल्लिका थाना जाए। अगर वो मुतल्लिका थाना उस मुद्दई की या गवाह की कोई मदद नहीं करता तो मुतल्लिका एसपी कंप्लेंट सेल या उस जिले का मुतल्लिका एसएसपी वहां पर जाके प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करें। अगर वो भी नहीं देता, वो भी फेल होता है, नहीं देता, तो जस्टिस ऑफ पीस, मुतल्लिका जिले का जो जस्टिस ऑफ पीस है, जिसको आम जो जबान में जो अमूमन लोग डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उस वहां पर पिटीशन फाइल करें तो 22 सेक्शन 22A मौजूद है, उसका बाकायदा प्रॉपर सेक्शन मौजूद है। 22A के अंदर पिटीशन फाइल करे मुतल्लिका सेशन जज के पास है कि साहब हमारे से मैं ये मुद्दई था या मैं ये गवाह था, ठीक है, मुझे अब फला लोग मुझे आके थ्रेट्स दे रहे हैं। थाने पे गया, थाने ने मुझे जो है वो मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी या मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में एसएसपी के पास गया, एसएसपी या एसपी कंप्लेंट सेल ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की और मजीद मेरे लिए मजीद मुश्किलातें पैदा हो रही है, तो लिहाजा मैं इस अदालत में पेश हुआ हूं। तो ये उस अदालत की जिम्मेदारी है को ऐसे शख्स को ऑर्डर पास करे और एसएचओ जो है, एसएचओ और कंसल्ट जो एसएसपी है, ऐसे शख्स को वो प्रोटेक्शन भी देते हैं। अगर ज्यादा थ्रेट्स है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी काटी जाए। हाँ, वो कानून मौजूद है, दूसरी एफआईआर के भी कानून मौजूद है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मुलजमान ने रिपीट किया बढ़ा रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए दूसरी एफआईआर मौजूद है। दूसरी एफआईआर कटेगी तो ऑटोमेटिक उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हमने देखा कि सियासी एडवांटेज हासिल करने के लिए भी, जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहां देखा हुआ है। सियासी एडवांटेज हासिल करने के लिए भी जो मालूम के ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन खामखा चाहिए, एक अपने आप को शो करने के लिए कि मुझे प्रोटेक्शन मिली है, मैं तो फलां हो जाऊं। तो ऐसे लोग झूठी एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं, झूठी एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं। जब वहां पर एप्लीकेशन जाती है और इंक्वायरी होती है तो वो फेक निकलती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो फेक एप्लीकेशन देते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए बाकायदा उसके लिए भी कानून मौजूद है। इसको बात को आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। मुझको भुलाना नहीं, मुझको भुलाना नहीं। सर्फ एक्सेल सख्ता दूर नमी तरबूज। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कुछ जो हैं लोग जो हैं वो जाली या वो गलत दरखास्तें देते हैं और वो प्रोटेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो आजम साहब ज़रा इसको दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा कि वो किस तरह की दरखास्तें होती हैं, कानून उस पर किस तरह से अपना रिएक्शन देता है, ज़रा इस पर थोड़ा सा बताइएगा। रिएक्शन का कानून मौजूद है। अगर कोई एप्लीकेशन देता है, झूठी एफआईआर कटवा देता है, तो उसका एक बाकायदा प्रॉपर सेक्शन है। एफआईआर अगर कोई किसी ने झूठी एफआईआर कटवा दी तो वो उसके बाद एक जो कानून में है वो है हिस्सा तफ्तीश का। तफ्तीश में अगर वो साबित नहीं कर पाता या कोई झूठी उसने एफआईआर कटवा दी तो कंसर्न जो मुतल्लिका जो तफ्तीशी अफसर है उसके पास मुकम्मल अख्तियार है कि सेक्शन उसको बी क्लास कर दे, उस एफआईआर को बी क्लास कर दे और मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जाके 182 सीआरपीसी के तहत उसके खिलाफ जो मुद्दई है, मुद्दई के खिलाफ 182 की कार्रवाई के लिए वो जाके अपनी वहां पर जाके इस्तदा करें। और ऐसे केसों में झूठी एफआईआरों में अक्सर ऐसे बिल्कुल होता है, कानून मौजूद है 182 सीआरपीसी का कि मुद्दई के खिलाफ झूठी एफआईआर कटवाने की कार्रवाई की जाए। अच्छा माज़र साहब, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। आपने ये भी बताया माज़र आजम साहब, आपने ये भी बताया कि भाई सज़ाएँ भी हैं, हमारे सज़ाएँ दी भी जा रही हैं और कंटिन्यू हमारे यहाँ जो है इस पे हम रिएक्शन भी दे रहे हैं डकैती पे। बट आप क्या हम ये तो नहीं कहेंगे हमारा कानून पॉजिटिव है, हमारी अदालतें पॉजिटिव हैं, हमारे यहाँ काम पॉजिटिव हो रहा है, मगर हमारे यहाँ क्या पता इदारे इतना अच्छा काम नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ डकैतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या आप ये तो नहीं कह रहे या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर कानून मौजूद है, सिर्फ हमें थोड़ा सा विजिलेंस या अपनी सिस्टम को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा? सिस्टम भी मौजूद है, अगर देखा जाए तो हमारा बेहतरीन सिस्टम मौजूद है, सिस्टम है, बना हुआ है। ऐसे केसों में अक्सर लोग गवाही नहीं देते हैं। अगर कोई गवाही देता है तो पूर गवाही होती है, सॉलिड गवाही नहीं होती है, तो उसका जो फायदा है वो मुल्जिम को पहुंच जाता है, वो रिहा हो जाता है। उसके बाद जब रिहा हो जाता है वो आके रिपीट कर देता है। हाँ। अच्छा, इस प्रोग्राम से हटके एक मैं आदम भाई साहब एडवोकेट में आपसे एक छोटा सा इशू डिस्कस करना चाहूँगा। नाज़रीन आपकी भी समाअतों में ये बात मैं लाना चाहूँगा कि जो अब आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है, एक डकैत तो चलो अभी एक हमारा बहुत ज़्यादा इशू उठा हुआ है, मगर एक इशू जो हम कंटिन्यू एक फेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, वो ये है कि छोटे बच्चियों को जो है बच्चों को अगवा कर दिया जाता है, ज़्यादती करके बेरहमी से जना करके मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, एक पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, एक माँ बाप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए कानून ने क्या अभी जो है रिसेंटली इम्प्रूवमेंट ली है, या हमारे कानून में ये सब चीज़ों के लिए इन सब जो ख़तरनाक और नहायत ही हैबतनाक क्राइम है या जो जुर्म है, इसके लिए हमारा कानून क्या कहता है? कानून जहाँ तक जो आपने जो बात की वो अल्लाह न करे किसी के साथ हो, बेशक हम तो दुआ करें कि ये हो ही ना। ये आमीन आमीन आमीन। छोटी बच्ची और उसके साथ रेप, ये नामी मनूस है, बिल्कुल ये नामी मनूस है, इसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसकी सजाएं मौजूद हैं, अदालतों ने दी हैं, इसकी बाकायदा सजा मौजूद है, उम्र कैद भी है, ऐसे लोगों के लिए सजाए मौत भी है, ठीक। लेकिन ऐसे केसों में गवाही भी मजबूत होनी चाहिए।
अक्सर ऐसे ऐसे केसों में लोग भी छूट जाते हैं, मुल्ज़मान छूट जाते हैं ऐसे केसों में भी। आते हैं, प्रॉपर गवाही नहीं देते या कोई आइडेंटिफाई नहीं करते। जब आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर मजबूरन फिर अदालतें ऐसे लोगों को रिहा करना पड़ता है। वो मजबूरी है कि कोई अदालत सबूत के ऊपर चलती है। सबूत अगर अदालत में पेश करें ऐसे लोगों का तो अदालतें बिल्कुल, अदालत के बाद मुकम्मल अख्तियार है ऐसे लोगों को सजा मौत देते हैं। आज़ाद साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपने कीमती टाइम से जो है हमें वक्त दिया और कुछ आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह फिर हम अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, मगर साथ साथ इस पैगाम के साथ कि डकैती के जिनको हमने खुद काबू पाना है। अगर इदारे काम कर रहे हैं तो साथ साथ हमने भी काम करना है, हमने उनको आइडेंटिफाई भी करना है। हमारे कानून में हर जगह मौजूद है जिसमें मुद्दई को या कंप्लेनेंट को हेल्प की जाए। जैसा कि आज़म साहब ने अभी फरमाया कि जी हर चीज़ मौजूद है, प्रोटेक्शन दी जा सकती है, हर चीज़ हो सकती है। हमें खुद आगे बढ़ के कुछ ना कुछ फ़ैसला करना पड़ेगा, हमारे इदारों को साथ देना होगा, हमने अपने इदारों को साथ लेके चलना होगा ताकि हम आगे चीज़ें बढ़ा सकें। इस जो जिन भी काबू हो रहा है इसको हम काबू पा सकें। साथ साथ हमारे इदारों को भी पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। और साथ साथ जैसे अभी हमने एंड में बात की कि जो बच्चों के साथ जो इस टाइम चल रहा है, सब जो मामला चल रहे हैं वो तो खुदारा, उसके लिए हम सबको चाहिए कि इस पर एक्शन लें और प्रॉपर्ली हम इसकी गवाही के बारे में, जैसे उन्होंने हम सभी बोला कि गवाह इसका पॉजिटिव होना चाहिए, गवाह इसका अथेंटिक होना चाहिए, तो हमें वो चीज़ें भी देखना होंगी। और साथ साथ हमें अपने कानून की जो है पासदारी भी करनी है। और कानून में जो जो मसले होंगे, आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे आप यूट्यूब पेज और हमारे तमाम पेजेस पे आप जो सोशल मीडिया पे आप हमें रिप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए और बताएं कि हम क्या क्वेश्चन जो हैं वो आपके रेस कर सकते हैं जो हमारे पास। इसी के साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर्फ एक्सेल सख्त टूल नली बदबू।